तब किसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, ये राष्ट्रपति के विवेक पर जाता है। देखिए, जब लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो, एक मेन भाई की बातें लिखवाई जाएंगी आपको। जब लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो, तब सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, ये किसके विवेक पर चला जाता है, राष्ट्रपति के। और आपने देखा कि तमाम बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, तो आपका जिसके पास बहुमत नहीं था उसे ही बुला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी तमाम लोग हैं। अगला लिखिए भाई, दूसरा लिखिए, जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत, जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, वहाँ भी अपने विवेक का प्रयोग करता है। विधेयक को यानी कि बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। अगला लिखिए, अनुच्छेद 78B के तहत, अनुच्छेद 78 स्मॉल भी लिखिएगा, खंडवार भी लिख सकते हैं। बी के तहत प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना, जानकारी मांग सकता है भाई अपने विवेक से। 78 में इसके बाद लिखिए, अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया था इमरजेंसी। अगला लिखिए, अनुच्छेद 352 के तहत इस बात की जांच करना कि क्या आपात की उद्घोषणा की सिफारिश, क्या आपात की उद्घोषणा की सिफारिश मंत्रिमंडल ने लिखित रूप से की है। अगर नहीं किया तो इनकार कर देगा। मंत्रिमंडल बताया गया था आपका, मंत्रिमंडल शब्द का यूज केवल एक जगह संविधान में है, पूछ सकता है कहाँ, 352। क्या आपात की घोषणा की सिफारिश मंत्रिमंडल ने लिखित रूप से की है, मौखिक नहीं बताया गया। मंत्रिमंडल कैसे करेगी लिखित। और एक क्वेश्चन आपका और आता है इसमें कि लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए पीएम की ये सिफारिश की लोकसभा भंग किया जाए, राष्ट्रपति उनकी सिफारिश मानने से क्या कर सकता है सीधा। ठीक है इसको भाई, लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए पीएम, लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए पीएम यानी कि आपका हार गए हैं। विश्वास मत खोए हुए पीएम यानी प्रधानमंत्री, पीएम की लोकसभा विघटन की सिफारिश, की लोकसभा के विघटन की सिफारिश। यहाँ भी विवेक चला जाता है राष्ट्रपति का, मानने के लिए बात नहीं है। जो पीएम लोकसभा में क्या हुआ है, विश्वास मत हार गया है, उसके भी अब की लोकसभा विघटित की जाए, नया चुनाव कराया जाए, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य, उसका विवेक है, चाहे वो भंग करे या अन्य सब जगह। बस एक लाइन याद रखिए, अन्य सभी जगह भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। एक लाइन बस ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए, जो यूपी जेल में बना है, क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि भारत में माने आपका कार्यपालिका की एक्चुअल पावर किसमें निहित है। एक्चुअल देखिए ध्यान से,
आपका कार्यपालिका शक्ति निधि के, अब यानी आपका क्वेश्चन गलत होगा, हल्का सा चेंज किया, मैं शब्द को चेंज किया। फिर मैं एक बार बताऊं, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति भारत। इसकी कार्यपालिका राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। लेकिन जितना लिखवाया गया यहाँ, राष्ट्रपति अपने क्या करेगा? विवेक, इसके अलावा और विवेक नहीं। अब ये पूछा गया यूपीजे में कि आखिर कार्यपालिका के केंद्र में एक्चुअल पावर किसके पास है? भाई आपका कार्यपालिका की शक्ति तो मंत्रिपरिषद वास्तव में प्रयोग करती है, लेकिन हम एक्चुअल पावर मतलब कि क्रीम पूछ रहा है, करोड़, तो वह है कैबिनेट या मंत्रिमंडल। याद रखिएगा, यानी कि सभी मंत्री शासन नहीं चलाते। आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? योजना, और वही योजना क्या की जाती है? लागू। इसी के साथ यूपीजे में एक क्वेश्चन को रिलेट किया जाए, वह ये बना था कि महासचिव की नियुक्ति की एक्चुअल पावर किसमें है? दे दिया महासभा में, सुरक्षा परिषद में, दोनों में, और एक शब्द दिया था सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में। एक्चुअल पावर किसमें है? मैंने एकदम क्रीम पावर, जहाँ से अगर हल्का सा इनकार कर दिया गया तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों, क्योंकि अगर उसमें से एक भी नकारात्मक मत यानी कि वीटो का प्रयोग कर दे, वीटो मैंने नकारात्मक मत, तो कोई आदमी महासचिव नहीं बन पाएगा। तो उसी प्रकार भारत में कार्यपालिका का एक्चुअल शक्ति का प्रयोग कौन करती है? मंत्रिपरिषद नहीं, हल्का सा और आगे बढ़ जाएगा, छोटी संस्था जो कौन है? कैबिनेट। भाई आपका बता दिया जाए भाई कैबिनेट कैसे बनती है, ये भी जरूरी है। देखिए आपका संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल है? जितने मंत्री होते हैं और प्लस प्रधानमंत्री, ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मंत्रिपरिषद। एक बात याद रखिए, इन्हीं मंत्रियों में से कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कि 10, 5, 8। तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, यही वास्तव में देश को चलाते हैं, पूरे मंत्री नहीं। लेकिन आपका और कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में, ये आपका इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार चल रहा है, लेकिन अंत में बाद में संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपका 352 में बस एक जगह है कि अनुच्छेद में 352 कैबिनेट का प्रयोग किया गया है। इसको कहां से जोड़कर पढ़ेंगे? महासचिव की नियुक्ति यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, आपका कैबिनेट मार्क कराइएगा। देखिए अब कई राज्यों में कई क्वेश्चन भरमार पूछे जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति अब जितने कार्य है राष्ट्रपति अपने मन से थोड़े करता है, किसके सलाह पर करता है? परामर्श पर, मंत्रिपरिषद से। कैबिनेट ना मानिएगा। हम फिर बताते हैं जो बेयर में लिखी है बातें वो मानना है क्या? मंत्रिपरिषद। वो अलग बताए कि एक्चुअल पावर किसमें है? सरकार की, कैबिनेट। तो सिद्धांत ये बताया गया। अब आइए आपका चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत, फिर बैठ हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है, तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यूपी में तो 3-4 बार आ चुका है, बिहार बना सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला कौन सा अनुच्छेद है, या किस अनुच्छेद के तहत ये दर्शित होता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 75 का क्लास 3। ये जरूर याद रखिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रोट क्या है? आधारशिला क्या है? आधार। ऐसा क्वेश्चन बिहार में बनाना शुरू किया है। कौन सा आर्टिकल मारेंगे आगे बताया जाएगा। 75 का कौन सा क्लास? 3 क्लास वाइज पूछा गया है। ये अगर ये न रहे 74 रहे तो 74 आगे आप बताएं।
अब आइए डायरेक्ट आपका राष्ट्रपति से शुरू किया जाए। राष्ट्रपति आपका शासन का हेड होता है। राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति माना जाता है। रैंक में इसका स्थान प्रथम होता है, यानी कि रैंक में देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये भी पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष द्वारा, दोनों। तो क्या मारेंगे, अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अभी आपका पिछली बार ये क्वेश्चन एमपी में बना था कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के लिए, तो 71। और कहाँ आपका सीधे मुकदमा होगा, सुप्रीम कोर्ट में। और चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद, ये दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव के पहले नहीं, कब होगा, चुनाव के बाद। अब कौन चुनौती दे सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो आपका 10 या 10 से अधिक मतदाता या राष्ट्रपति पद का हारा हुआ क्या। अब चुनाव लड़ने के लिए बहुत काम धाम करना पड़ता है। पहले तो कोई लड़ जाता है एक लाइन, और तब हमसे शुरू किया जाए भाई। समय रहता तो सामान्य बातें घंटों चलती, कंसेप्ट बनाया जाता है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए आपका कुछ तो भाई रोकना पड़ेगा आपका। देखिए, आपका वर्तमान में नियम ये है कि 50 जो वोटर हैं, अब बताया जाएगा कौन वोटर है, 50 वोटर प्रस्ताव करें और 50 अनुसमर्थन करें, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पर्चा भर सकता है। ये इसलिए नियम बनाया गया कि आपका आम आदमी कोई चुनाव लड़ लेता था राष्ट्रपति का, और बनारस के धरती पकड़ थे और सभी चुनाव लड़े। तो ये हुआ कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर क्या लगाई जाए, रोक। अब जाकर धरती पकड़ 100 विधायकों और सांसदों को पकड़े, साइन कराएं, तब तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा उपाय ये है, आपका अगला क्वेश्चन आपका जो राष्ट्रपति से बनता है, आपका कर सकते हैं कि और भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए अनुच्छेद वाइज शुरू किया जाए, उसी में आपका कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए भाई, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक अमेरिका से कोड लेकर के, चलिए आगे हम बताते हैं। भाई दिमाग में एक क्वेश्चन और नहीं आ रहा, अभी आगे आ जाएगा तो बताएंगे। अनुच्छेद 52 से शुरू किया जाए। भाई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपका ये किस अनुच्छेद में है, तो 52 होगा का मतलब क्या हुआ, क्या भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त रखा जाएगा कि नहीं, बताइए। अगर राष्ट्रपति मर जाए, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट या महाभियोग पास करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो ऐसी दशा में अब दिमाग ये लगाना है, क्या भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, नहीं। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन उसका पद संभालेगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो भी नहीं है तो जो 35 है, क्या वो झुनझुना बजाने के लिए रिकॉर्ड होता, नहीं रिकॉर्ड होता तो हर उदाहरण जोरदार दिए जाते हैं। क्या हमारे के कारण थोड़ा आपका उदाहरणों पर रोक लग गई, फिर भी आपका बीच बीच में दिया जाता है, लेकिन याद आ जाता है कि भाई अब उसमें काटना पीटना थोड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगता है। तो फिर एक बार याद रखिए, जो 35 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, CJI नहीं रहेंगे, तो इनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का क्या करेंगे, पद संभालेंगे। अब यहाँ समस्या एक है, बीबी गिरी का जब चुनाव हो रहा था तो ये उपराष्ट्रपति थे, और इन्होंने ये कहा कि हम उपराष्ट्रपति रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इन्होंने उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का पद खाली था। अब हुआ कि राष्ट्रपति के ये भी इस्तीफा दे दिए
और राष्ट्रपति का उत्तराधिकार नियम बनाया गया और ये व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट वाले। दूसरा नियम आपका अनुच्छेद 52 से ये जानना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति का चुनाव टाला नहीं जा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है, मैंने एक बार में 5 साल के लिए, लेकिन स्पष्ट अनुच्छेद बताया जाएगा कि ये स्पष्ट किया जाता है कि 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाए। अधिक हो सकता है। फिर क्वेश्चन आया कि क्या आपातकाल या किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को टाला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। अब देखिए हुआ क्या था, कई राज्यों में सरकारें भंग थी और विधानसभा विघटित था और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल रोल होता है वह आपका उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा मनोनीत नहीं, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं। अब कई राज्यों में विधानसभाओं का विघटन था, इसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो डॉक्टर खरे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव को रोका जाए, क्योंकि आपका वोटर में जो वोटर है उसमें रिक्ति है, यानी कि इलेक्टोरल रोल या निर्वाचक मंडल में क्या है, रिक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही जितने राज्य है भारत में, भले सबकी विधानसभा भंग हो, केवल लोकसभा राज्यसभा ही वोट करे, लेकिन वो आपका चुनाव रोका नहीं जा सकता। यानी कि अगर यूपी विधानसभा भंग हो, उसी भी चुनाव हो, तब भी होगा, ये लोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 52 समाप्त हुआ। इसके बाद आ गया अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो आप लोग खुद बताइए, अभी अब कंसेप्ट हुआ याद होगा ना। तो यानी कि कार्यपालिका का प्रधान होता है, अर्थात आपका कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। और अगला शब्द ही आपका देखिए तो सब छूटे, देखिए आपका भाई अगला देखिए, संघ की एग्जीक्यूटिव पावर। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब 2 शब्द समझिए, यानी आपका पॉइंट पकड़ना है। अनुच्छेद 53 का क्लास 1 कहता है कि राष्ट्रपति इस एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ये जो स्वयं शब्द है सबसे खतरनाक है, याद रखिए। इस पर कई विद्वान अटैक करते हैं। जैसी दशा में तो राष्ट्रपति सरकार को भंग करके और आपका पाकिस्तान की तरह स्वयं सत्ता अपने क्या ले सकता है हाथ में, और कह सकता है कि मैं तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग क्या करूंगा, स्वयं करूंगा। लेकिन भारत में आपका आशा की जानी चाहिए कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और राष्ट्रपति भविष्य में भी ऐसा न करें और न कभी किए। आपका राजीव गांधी के समय जरूर ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी में विवाद उत्पन्न हुआ था इस बात को लेकर। तो इंदिरा गांधी ने क्या काम किया, न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। अब देखिए स्वयं को कैसे ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन पहले इसको बता दें 2 शब्दों को। एक शब्द कौन है? स्वयं, और दूसरा शब्द कौन है? अपने। अब अधीनस्थ में कौन आते हैं? अधीनस्थ
जो ये शब्द हम प्रयोग किए हैं माने संविधान में, इसमें आपका मंत्रिपरिषद आती है। अधीनस्थ का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद। कौन सा? मंत्रिपरिषद अधीनस्थ में। और स्वयं शब्द काफी विवाद का विषय है, लेकिन इसी के साथ आपका अनुच्छेद 74 भी कोरिलेट करके पढ़ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जैसे ही ये स्वयं शब्द थोड़ा विवादित लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करवाया और देखिए शब्द क्या 74 में जुड़वाया, 53 नहीं छेड़छाड़ किया गया कि राष्ट्रपति ऐसी माने फिर एक बार समझिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो, यानी कि मंत्रिपरिषद का रहना क्या है आवश्यक। और राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या होगा बाध्य। यानी कि जो ये स्वयं शब्द संविधान में 53 में आया है, इसको विफल करने के लिए ये शब्द जोड़ा गया। लेकिन अनुच्छेद 111 भी आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार बस ये काम कर सकता है अपने विवेक से कि पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है कि आपने गलती की है और पुनः एक बार अपनी परामर्श पर क्या कर लीजिए विचार। और जैसे ही मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को दोबारा भेजा तो अब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है बात। तो स्वयं शब्द का बताया गया भाई, स्वयं का मतलब क्या। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद 53 से एक क्वेश्चन और बनता है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सेना का समादेशक कौन होता है, तो कौन मार कर आएंगे, तो भारत का राष्ट्रपति। इस अनुच्छेद में दिया गया है, 53 में दिया गया है। और अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, युद्ध की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद। शांति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर। नाम होगा राष्ट्रपति का लेकिन काम किसका। इसीलिए जब भी लोग अपना मन का राष्ट्रपति बनवाते हैं भाई, ताकि आपका क्या हो, जैसे कि आपका मोदी जी हैं तो मोदी जी आपका राष्ट्रपति बनवाए हैं आपका, माने तो ऐसी दशा में अपने फेवर के आदमी को बनवाया जाता है, क्या ना कहानी ना करिए, यानी जो कहा जाए प्रेम से क्या करिए मानिए। अगर देखा जाए भाई 54 और 55 से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है, इधर की अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो जो उत्तराखंड में क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ दिया गया, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, ये आपका पूछा गया था। तो इसको अलग से भी लिख लीजिए, इलेक्टोरल बोर्ड या निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये उत्तराखंड में अंडरलाइन करिए, निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में, तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 14। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड या तरीका या रीत किस अनुच्छेद में 55। दोनों याद रखिएगा अलग अलग, ये क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करके आते हैं। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल पूछे तो कौन सा अनुच्छेद 54। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका या मेथड पूछे तो कौन सा अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति कब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करके रहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनता है, अब दे देगा लोकसभा के सभी सदस्य न मार दीजिएगा, यही गलती होगा, लोकसभा के क्या भाई एक बार देख लीजिएगा कम दिया है ऑप्शन में, सभी दिया रहे तो गलत और निर्वाचित दिया रहे तो सही।
इसके बाद राज्यसभा के कैसे सदस्य निर्वाचित की मनोनीत की दोनों निर्वाचित। और तीसरा आपका विधान सभा के कौन सदस्य भाई, ये भी निर्वाचित। अब देख लीजिए अच्छे से तो आप गलत ना हो। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं या कौन वोट देते हैं, तो अच्छे से तैयार के, यहाँ गलती ज्यादा होती है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तो मनोनीत या 2 लोग मनोनीत किए जा सकते हैं एंग्लो इंडियन, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है कि मनोनीत या नॉमिनेट मेंबर किसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के महाभियोग में, आपका विधेयक पास करने में, राष्ट्रपति के चुनाव में उपर्युक्त सभी, तो किसमें ये लोग केवल भाग नहीं लेते, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अन्य हरेक जगह ये क्या होंगे, भाग लेते। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है कि मनोनीत सदस्य किसमें भाग नहीं लेते, तो रटे रहिए राष्ट्रपति के चुनाव में, और कहीं ना मार दीजिए। दूसरा ये भाई, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, 12, और ये लोग भी आपका कह सकते हैं कि चुनाव में भाग नहीं लेते। और विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, और ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के हकदार। अब देखिए क्वेश्चन 4-5 मॉडल बनता है, यहाँ से गलती होने का पूरा चांस रहता है। मॉडल मैं भी बना रहा हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते। देखिए अब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं कि नहीं लेते, राज्यसभा के निर्वाचित लेते हैं, आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्य तो कौन भाग नहीं लेते, कौन नहीं लेते, विधान परिषद। बताया गया था, आपका लिस्ट भी याद करके जाइएगा। और राज्यपाल कितने लोगों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, 1/6 रट कर जाइए, कितना 1/6 बताया गया था अभी 2 दिन पहले। अगला नियम देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मिलकर बनता है, ये क्वेश्चन नया मॉडल। इसी पर निर्वाचक मंडल, यही निर्वाचक मंडल है भाई। लोग देखिए आपका संसद के सभी सदस्यों से, संसद के निर्वाचित सदस्यों से, लोकसभा के सभी सदस्यों से, और दे देगा संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। तो क्या मार कराएंगे, सभी की निर्वाचित, और कौन सा निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, और कौन से निर्वाचित, विधानसभा मनोनीत नहीं, और विधान परिषद को पूरी तरह क्या कर दीजिएगा बाहर। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका टेक्निकल बनता है, और गलत करेंगे तो ये बाहर सब कर देंगे क्वेश्चन। ये आपका न समझना है तो फिर एक बार बताया जाएगा, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है, अभी समय है आपका, ये नहीं कि समय ही नहीं है। 25 दिन पढ़ने के लिए बहुत होता है, कम नहीं होता जो एक बार पढ़ चुका है। अब जब कभी कोई किताब ही नहीं देखा उसके बस की बात भाई पकड़ना। ये संविधान है, लाख आप पढ़े हो 2-4 टेक्निकल पॉइंट जरूर मिल जाएगा। आइए आपका अनुच्छेद 55 देखा जाए, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति में आपका कभी काल वही गुणा भाग ही पूछ देता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है, एक तो आनुपातिक पद्धति यानी कि आनुपातिक पद्धति लागू होगी, दूसरा गुप्त मतदान, और तीसरा आपका एकल संक्रमणीय यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल। 3 शब्द पकड़ना है, कौन कौन, आनुपातिक पद्धति, दूसरा एकल संक्रमणीय, और तीसरा गुप्त मतदान। यही तो 3 है और क्या। तो तीनों शब्द का मतलब जानना है
देखिए भाई, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आपका पहला गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी कि कोई नहीं जान पाता कि किस विधायक ने या किस सांसद ने किस प्रत्याशी को वोट किया। गुप्त मतदान मतलब ये। दूसरा आपका आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक का मतलब कि जितने राज्य के वोट रहेंगे वो वे वोट और लोकसभा और राज्यसभा के वोट में बराबरी हो। और राज्यों में भी जो ये विधानसभा के सदस्य होते हैं इनकी बराबरी की जाती है जनसंख्या के आधार पर। बहुत लंबा भाग है, उतना भाई बताना संभव नहीं। यानी कि जनसंख्या के अनुपात में बराबरी होगी तो आपका यूपी जो है ये कई राज्यों को कवर कर लेता अकेले। एक विधायक का मत और छोटे छोटे कई राज्यों के विधायकों का मत बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। और यहीं से आधा मैंने हमें लगता है कि 1/4 तो यहीं से कवर हो जाता होगा विधायकों का। यानी कि संसद का जितना मत रहेगा और राज्यों का मत दोनों क्या रहेगा बराबर। वो संसद का मत बना लीजिए भाई, कितना आपका, मान लीजिए कि संसद सदस्य कितना है आपका 585 मान कर चलिए, वैसे 45 है और 250, यानी कि हम 500 मान लेते हैं। तो ये जो 800 सांसद मतदान करेंगे इनका मत, और जितने ये राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी वोटिंग करते हैं विधायक, आपका पांडिचेरी और दिल्ली, इनका बराबर रहेगा। यानी कि इनका और इनका क्या रहेगा बराबर। अब उतना नहीं बता सकते, समय कम है। एकल संक्रमणीय जरूर हल्का सा बता देते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब ये हुआ आपका जब मतदान होगा तो आपका वरीयता क्रम में दिया जाएगा। यानी कि आप पहले वरीयता पर किसको रखते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, और जब आप वरीयता क्रम में वोट देंगे तो ऐसी दशा में आपका फर्स्ट प्रीफरेंस, जैसे कि आपका बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में होता है, वैसे भाई बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का जैसे चुनाव होता है मेंबरों का, सेम उसी प्रकार रहेगा। 1 2 3 लिखना है कि किसको आप पहली वरीयता का मत देते हैं। अगर पहले राउंड में ही कोई व्यक्ति 50% से ऊपर पहली वरीयता का मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी हो जाएगा। लेकिन अगर पहले राउंड की गिनती में कोई भी प्रत्याशी कितना से ऊपर 50% से ऊपर नहीं मत पाया है तो दूसरे राउंड की गिनती, दूसरे में नहीं तो क्या तीसरे। एक उदाहरण बता देते हैं, अरे समय कम हो लेकिन एक लास्ट में 2-4 मिनट उदाहरण बता दिया जाए, एक लिस्ट बना लिया जाए। मान लीजिए कि ये लिस्ट है आपका, 4 ही बनाया जाए, बहुत लंबा चल जाएगा, ये लोग बनाया जाए। प्रत्याशी बना लिया जाए ए, बी तथा क्या सी। देखिए प्रत्याशी हमने बना लिया, वोटर बना लिया जाए, पहला वोटर, दूसरा वोटर, तीसरा वोटर और चौथा सांसद मान लीजिए। अब पहले वोटर को 3 में से चुनना है, तो अब जिसको ये पहला क्रम पर रखे तो मान लीजिए पहला क्रम पर ये ए को रखा तो पहली वरीयता, और बी को चौथे पर रखा 2 पर तो दूसरी वरीयता, और सी को चौथे पर रखा 3 पर तो वरीयता वोट किसको तीसरा दिया सी। मान लीजिए ये दूसरा वोटर आया, सांसद आए, इन्होंने पहली वरीयता पर ए को बी को रखा, दूसरी वरीयता पर ए को और तीसरी वरीयता पर सी। फिर आपका आ गए तीसरा वोटर आया और तीसरा वोटर क्या किया कि आपका पहली वरीयता पर सी को रखा, दूसरी वरीयता पर आपका रखा बी को, और पहली वरीयता पर किसको ए को। ये पहली नहीं 3 रखा जाए। इसके बाद में बराबर करना है तो आपका 1 2 ये तो जीत ही जाएंगे पहले राउंड में जीत जाएगा कोई। इसके लिए आपका इसको थोड़ा देखिए भाई, इसको थोड़ा हटाया जाए। ये पहली वरीयता, ये दूसरी और ये तीसरी करते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ तीसरा देखिए चौथा मतदाता है, ये पहली वरीयता ए को दिया तो दूसरी वरीयता बी को